नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां बात होगी नोएडा की। नोएडा की लोटस वैली में खूंखार कुत्तों का आतंक देखा जा रहा है। कुत्ते ने 1 साल के मासूम को बुरी तरीके से घायल कर दिया है। 3 कुत्तों ने अचानक मासूम पर हमला बोल दिया। बच्चे की हालत गंभीर है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। सोसाइटी के लोगों ने बिल्डर्स के खिलाफ अब प्रदर्शन किया है। 1 साल के मासूम की हालत गंभीर बताई जा रही है। कुत्ते के हमले के बाद बच्चा हॉस्पिटलाइज है, जहां उसका इलाज चल रहा है। एक साथ 3 कुत्तों ने छोटे बच्चे पर, जो कि 1 साल का है, हमला बोल दिया। इसमें बुरी तरीके से घायल है ये। सोसाइटी के लोगों ने बिल्डर्स के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया है। और देखिए, उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली का तोहफा दिया है। सीएम योगी ने कर्मचारी पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। कर्मचारियों को बोनस की घोषणा के साथ महंगाई भत्ता डीए, महंगाई राहत डीआर भी बढ़ाने का ऐलान किया गया है। राज्य सरकार के कर्मचारी पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही यूपी सरकार दिवाली पर हर कर्मचारी को 6,908 रुपए का बोनस भी देगी। इससे पहले कर्मचारियों को 34% महंगाई भत्ता दिया जाता था, अब इसे बढ़ा करके 38% कर दिया गया है। सीएम योगी ने बताया कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दर में बढ़ोतरी 1 जुलाई 2022 से लागू की जाएगी, यानी कर्मचारियों को बीते 3 महीने का एरियर भी दिया जाएगा। तो इस बार सरकारी कर्मचारियों, पेंशनधारियों के लिए बम्पर दिवाली होगी, क्योंकि 3 महीने के एरियर और बोनस के साथ एक मुश्त रकम सैलरी के साथ जुड़ करके आएगी। तो देखिए, सीएम योगी ने कर्मचारियों को यह दिवाली गिफ्ट दिया है और अच्छा खासा अमाउंट हो जाएगा। अगर देखिए 3 महीने का एरियर जोड़ लिया जाए, बोनस जोड़ लिया जाए, जो भत्ता 34% था वो 38% हो चुका है। तो बड़ा गिफ्ट है ये दिवाली का। तो देखिए, दिवाली की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर को 2 दिन के भीतर 3 अरब रुपए के विकास कार्यों की प्री दिवाली गिफ्ट यानी सौगात देंगे। सीएम योगी आज गोरखपुर नगर निगम परिसर में आयोजित एक समारोह में पहुंचेंगे। किस तरीके का तोहफा होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, जरा समझते हैं। 201 करोड़ की 188 परियोजनाओं का शिलान्यास होना है। 5 करोड़ की 36 योजनाओं का लोकार्पण होना है और जनसभा को भी यहीं पर संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। संग्राम उनवल बाईपास का भी यहां लोकार्पण किया जाएगा। बाईपास के निर्माण में 20 करोड़ रुपए के खर्चे को भी मंजूरी मिली है। इसके साथ बाईपास बनने से लोगों की कई समस्याएं एक साथ खत्म हो जाएंगी। उनवल बाईपास का भी लोकार्पण किया जाना है, इसकी भी तैयारी पूरी है। बाईपास के निर्माण में 20 करोड़ खर्च हुए हैं और अब बाईपास बनने से लोगों को राहत मिलने वाली है। यानी कुल मिलाकर के सीएम योगी का ये 2 दिन का जो दौरा है, गोरखपुर वालों के लिए योजनाओं, परियोजनाओं और सौगातों से भरा हुआ। गोरखपुर को देश के टॉप 10 शहरों में शामिल करने के लिए योगी सरकार लगातार काम कर रही है। कर्मभूमि की सूरत संवारने के लिए मुख्यमंत्री एक बार फिर से बड़ी सौगात देने वाले हैं। इस दिवाली पर सीएम योगी गोरखपुर को 3 अरब की सौगात देंगे, जिसको लेकर नगर निगम परिसर में तैयारियां की जा रही हैं। बता दें कि 201 करोड़ रुपए के कार्यों का यहां पर वे शिलान्यास करेंगे और लगभग 5 करोड़ की परियोजनाओं का यहां पर लोकार्पण होना है। और आप देख सकते हैं भव्य जो मंच है वो भी आपको दिखाते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों शिलान्यास होना है वो त्वरित आर्थिक विकास योजना अंतर्गत ग्रीन सिटी एवं एयरफोर्स कैंप से होते हुए नंदानगर में नाली निर्माण 17 कार्य होने हैं। इसके अलावा 56.23 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। माना जा रहा है कि गोरखपुर वासियों को ये सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से दिवाली गिफ्ट है, जिसके तहत शहर वासियों को मिलेगी 3 अरब की सौगात। नगर निगम की करीब 215.97 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। 226 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जीडीए की 62.84 करोड़ रुपए की 54 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 202.27 करोड़ में तैयार हुई 3.5 किलोमीटर लंबी उनवल बाईपास सड़क का उद्घाटन करेंगे। 2.12 करोड़ से बने संग्रामपुर नगर पंचायत के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करेंगे।
इन योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के बाद इस पूरे शहर को, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना है, जो पूरे देश के टॉप 10 शहरों में शामिल करने का, उसमें निश्चित रूप से हम लोग इसमें एक सफल होंगे। और मेरे इसमें व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि पूरे शहरवासियों को दीपावली के जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार में इससे बेहतर सौगात नहीं हो सकती। कहा जाता है संग्रामपुर उर्फ उनवल नगर पंचायत के गठन का श्रेय सीएम योगी को जाता है, जिसका 29 जून 2017 को गठन हुआ और अब नवनिर्मित भवन मिलने वाला है। इन परियोजनाओं से इतना तय है कि शहर का कायाकल्प होने वाला है, क्योंकि सीएम योगी गोरखपुर को देश के टॉप 10 शहरों में शामिल करने के सपने को जल्द से जल्द पंख देना चाहते हैं। एबीपी गंगा के लिए गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और उधर लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। आज इस सीट पर भाजपा का धुआंधार प्रचार शुरू हो जाएगा। आज बीजेपी उम्मीदवार अमन गिरी के पक्ष में कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद प्रचार करने जा रहे हैं। इस दौरान वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अमन गिरी के पक्ष में लोगों से मतदान की अपील भी करेंगे। इसके साथ ये भी जान लीजिए कि गोला गोकर्णनाथ सीट पर मतदान 3 नवंबर तो 6 नवंबर को मतों की गणना की जानी है। भाजपा ने इस सीट पर पूर्व विधायक स्वर्गीय अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने पूर्व विधायक विनय तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। अखिलेश यादव ने हरिद्वार में नेताजी की अस्थियों का विसर्जन किया। इस दौरान पूरा परिवार एक साथ नजर आया। न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव समेत परिवार के करीब 20 से ज्यादा लोग अस्थि विसर्जन के कार्यक्रम में मौजूद रहे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो परिवार अस्थि विसर्जन के वक्त एक साथ था, एकजुट था, क्या वो आगे भी रहेगा? क्योंकि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि अखिलेश यादव, शिवपाल यादव एक साथ आएंगे क्या? रावत गोत्र नाम निमित्य प्रेतत्व प्रेतोन्मुक्तार्थम सद्गति प्राप्ति अर्थम उत्तम लोक कामनार्थ। गंगा की गोद में धरती पुत्र, हरिद्वार में विसर्जित हुई नेताजी की अस्थियां, अखिलेश ने किया कर्मकांड। रावत गोत्र नाम निमित्य प्रेतत्व प्रेतोन्मुक्तार्थम सद्गति प्राप्ति अर्थम उत्तम लोक कामनार्थम निमित्य सकल। वो 10 अक्टूबर की तारीख थी जब समाजवाद के एक युग का अंत हुआ था। और अब समाजवाद का वो योद्धा गंगा की गोद में सवार होकर एक नए सफर पर चला गया। सोमवार को अखिलेश यादव पूरे परिवार के साथ मुलायम सिंह यादव की अस्थियों को लेकर हरिद्वार पहुंचे, जहां मंत्रोच्चारण के बीच नमामि गंगे घाट पर मुलायम सिंह यादव की अस्थियों को विसर्जित किया गया। इस दौरान अखिलेश यादव और उनके पूरे परिवार ने गंगा में डुबकी भी लगाई। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के अस्थि विसर्जन में अगर बात करें तो पूरा यादव परिवार एक साथ नजर आ रहा है। सैफई से अगर बात करें तो चाचा अखिलेश के साथ पूरी तरीके से कंधा मिला करके हरिद्वार के चंडी घाट पे पहुंचे। शिवपाल सिंह यादव हो, प्रोफेसर रामगोपाल हो, डिम्पल हो, या फिर अगर बात करें तो परिवार के जो तमाम सारे नौजवान युवा हैं, जिनमें आदित्य यादव, तेज प्रताप यादव, अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव, सभी अखिलेश के साथ मौजूद रहे। अस्थियां विसर्जित करने से पहले गंगा के घाट पर श्रद्धांजलि सभा हुई, जिसमें बड़ी संख्या में साधु संत और पुरोहितों के अलावा भाजपा और कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए। वहीं अस्थियां विसर्जन के मौके पर पूरा परिवार एक साथ नजर आया। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिम्पल यादव, प्रतीक यादव, अभय राम यादव और अखिलेश के बेटे अर्जुन यादव से लेकर परिवार के करीब 20 से ज्यादा लोग मौजूद थे। इस दौरान अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की नजदीकी भी देखने को मिली। समाजवादी पार्टी ने प्राइवेट जेट की एक तस्वीर ट्वीट की थी, जिसमें अखिलेश यादव और शिवपाल यादव जबकि डिम्पल यादव भी एक साथ मौजूद थे। खासतौर से अगर बात करें तो जिस तरीके से सैफई से निकलते वक्त अखिलेश यादव ने और इसके साथ साथ अगर बात करें डिम्पल यादव ने
तस्वीरें जो साझा की है चाचा शिवपाल के साथ वो कई मायने प्रस्तुत करती है, क्योंकि जिस तरीके से सैफई से निकल के समाजवादी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से चाचा शिवपाल के साथ अखिलेश यादव की फोटो ट्वीट हुई, वो अपने आप में बहुत कुछ संदेश देती है। अब देखना ये होगा कि क्या नेताजी मुलायम सिंह के निधन के बाद पूरा परिवार एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर प्रदेश में पार्टी को आगे ले जाने का काम करता है, या फिर जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में रार देखने को मिली थी, कुछ वैसा देखने को मिलेगा। लेकिन जब से नेताजी का निधन हुआ है, उनके गांव सैफई में शोक है। जब अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की अस्थियां लेकर हरिद्वार जा रहे थे, तब सैफई के लोगों ने अलविदा नेताजी, नेताजी अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा जैसे नारे लगाकर उनको विदाई दी। अब 21 अक्टूबर को मुलायम सिंह यादव की आत्मा की शांति के लिए सैफई में शांति हवन कार्यक्रम होगा। इस दिन ब्राह्मण भोज भी होगा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार किसी व्यक्ति के निधन की 13 दिन बाद 13वीं रखी जाती है, लेकिन सैफई की परंपरा अलग है, जिसके चलते मुलायम सिंह यादव की 13वीं नहीं होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नेताजी के जाने के बाद क्या समाजवादी परिवार फिर से एक होगा, क्योंकि शिवपाल लगातार अखिलेश यादव को शांति संदेश दे रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से अभी तक कोई बयान या इशारा नहीं आया। हालांकि कई बार ऐसे मौके आए जब अखिलेश और शिवपाल साथ साथ नजर आए, लेकिन सवाल समाजवादी पार्टी के राजनीतिक भविष्य का है कि अखिलेश यादव पूरे परिवार को साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि जब तक मुलायम सिंह यादव जिए वो अपने परिवार को साथ लेकर चले, और अब परिवार को साथ रखने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव की कंधों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आज बीजेपी पसमानदा मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों का सम्मान करने जा रही है। अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिम मंच की तरफ से आज पसमानदा मुस्लिम जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह होगा। इसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शामिल होंगे। इसके अलावा राज्य मंत्री जसवंत सैनी, राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन और तमाम लोगों को आज शामिल होना है। तो पसमानदा समाज के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने की नीयत से इस कार्यक्रम का आयोजन होना है, लेकिन कई जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रहेगी। आयोग के सदस्य, बोर्ड, मोर्चा सदस्य, नगर निगम, नगर पालिका, ब्लॉक स्तर, समाज से विभिन्न क्षेत्रों से लोगों को बुलाया गया है। उनकी भूमिका और योगदान निभा रहे जनप्रतिनिधियों से संवाद कर उन्हें सम्मानित भी करने का कार्यक्रम रखा गया है। आज दूसरा दिन है पसमानदा समाज से जुड़े इस बड़े कार्यक्रम का। और अब बात शफीकुर रहमान बर्क के उस तर्क की जिसे लेकर सूबे की राजनीति गर्म है, क्योंकि कल बीजेपी ने मुस्लिम को अपने पाले में लाने के लिए अल्पसंख्यक सम्मेलन किया, जिसका मकसद सपा के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध मारी 2024 में सपा का खेल खराब करना था। लेकिन जब बर्क को इसे लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहकर के विवाद खड़ा कर दिया कि जो मुसलमान बिका हुआ या डरा हुआ है वही बीजेपी के साथ जाएगा। बिका और डरा मुसलमान, बर्क के बयान पर घमासान। जो वाकई मुसलमान है उसका झुकाव तो होगा ही, जो मुसलमानों के साथ उन्हें नफरत है। भाजपा की अल्पसंख्यक कार्ड ने मचाई समाजवादी पार्टी में खलबली। असल में जो शफीकुर रहमान बर्क हैं वो केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करना जानते हैं। क्या उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोट पर सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी का हक है? और अगर मुसलमान सपा को छोड़कर भाजपा के साथ जाएगा तो वो डरा हुआ और बिका हुआ होगा? ये तमाम सवाल सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के उन तर्क के बाद खड़ा हो गया है जो उन्होंने भाजपा के अल्पसंख्यक सम्मेलन को लेकर दिया, क्योंकि बर्क को लगता है कि जो भी भाजपा के साथ जाएगा वो मुस्लिम या तो डरा हुआ होगा या फिर बिका हुआ। मुसलमानों से नफरत की जा रही, हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाकर पूरे देश को बांटा जा रहा है और पूरे देश को के माहौल को खराब किया जा रहा है। तो इसलिए
ये आज उनकी जो दुहाई दे रहे हैं, उनका जो कुछ बिके हुए मुसलमान हैं, समझ गए जी, जो कुछ बिके हुए मुसलमान हैं या डरे हुए मुसलमान हैं, वो उनके सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि रविवार को राजधानी लखनऊ के क्राइस्ट चर्च कॉलेज में भाजपा ने मुस्लिम कार्ड खेलते हुए अल्पसंख्यक सम्मेलन किया था, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक समेत कई मुस्लिम बुद्धिजीवी शामिल हुए थे। लेकिन जो बात शफीकुर रहमान बर्क ने कही, उससे राजनीति गर्मा गई है। अपने विवादित बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहने वाले शफीकुर रहमान बर्क ने साफ तौर पर कहा है कि जो डरा और बिका हुआ मुसलमान है वही इस सम्मेलन में जाएगा, लेकिन बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं करेगा। शफीकुर रहमान बर्क ने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी के राज में मुसलमानों को सताया गया है और इसीलिए मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करेगा। भाजपा ने इस पर पलटवार करते हुए इसे शफीकुर रहमान बर्क की तुष्टीकरण पॉलिटिक्स करार दिया। असल में जो शफीकुर रहमान बर्क हैं वो केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करना जानते हैं और एक मजहब के खिलाफ बोलना और देश के माहौल को ख़राब करना लगातार उन्होंने अपनी नीति बना लिया है। आदमी जब दुनिया में आता है तो सम्मान के साथ उसको जीना चाहिए। वो अपना सम्मान सभी समाज के बीच खो चुके हैं केवल अपने बोलने के कारण। बिल्कुल गलत आपका ये बयान है। मैं भी आपका स्वागत करता हूं कि आइए आप बीजेपी में आके देखिए कि बीजेपी मुसलमानों का कितनी सम्मान कर रही है, इज्जत दे रही है, सहारा दे रही, रहने के लिए मकान दे रही है। शफीकुर रहमान बर्क ने जो बयान दिया है, इससे आप समझ लीजिए ये साबित होता है कि वो कितना डर गए हैं। तो डर उनके अंदर दिखाई दे रहा है कि जिसके दम पे इतने साल से भारतीय जनता पार्टी के लिए डरा के मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं, जो अपनी राजनीतिक दुकान चला रहे हैं, अब वो राजनीतिक दुकान बंद होने की कगार पे आ गई है। कई बार कुछ लोग बयान इस तरह से देते हैं कि मीडिया की लाइमलाइट में रहे, लोगों की लाइमलाइट में रहे, और यहाँ योगी जी की सरकार है, वो संभल कर बोल रहे हैं, अपनी सीमाएं पार ना करें। ये पूरी लड़ाई 16% मुस्लिम वोट बैंक को लेकर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये सपा के लिए वोट करता है। 2022 में करीब 79% मुसलमानों ने सपा को वोट दी, जिसके दम पर सपा पहली बार 32% वोट तक पहुंची। लेकिन इस बार 8% मुस्लिमों का वोट भाजपा को भी मिला। इसी वोट से भाजपा में एक उम्मीद जगी है। भाजपा की कोशिश मुस्लिम वोट में सेंधमारी कर न सिर्फ सपा का खेल खराब करने की है, बल्कि अपने मिशन 80 को पूरा करने की भी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मुसलमान सपा को छोड़कर भाजपा के लिए दरी बिछाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कांग्रेस का कमांडर संग्राम, क्या राहुल गांधी परिवार से मुक्त होगी ये कमान? ये सवाल इसलिए है कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष पद को लेकर वोटिंग हुई, जिसमें देश के 9,300 डेलीगेट्स ने वोट किया। अब शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे की किस्मत बैलेट बॉक्स में कैद हो गई है। 19 तारीख को पता चलेगा कि कौन कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। लेकिन जो बात हमने शुरू में कही वो सबसे बड़ी है कि क्या कांग्रेस के अध्यक्ष को फ्री हैंड मिलेगा? कांग्रेस में अध्यक्ष पद की फाइट थरूर और मल्लिकार्जुन में किसका भौकाल टाइट? Very confident, but of course this is an election in the hands of 9,000 party workers around the country, and my fate and the future of the Congress party is in their hands. I'm sure that whatever judgment they exercise will be in the best interest. 22 साल बाद हुआ अध्यक्ष पद का चुनाव, फैसले से पहले ही तनाव। देश की सबसे पुरानी पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, ये सवाल इस वक्त पूरा देश पूछ रहा है, क्योंकि 137 साल के इतिहास में ये छठी बार है जब कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव हुआ है। अब शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे में से वो कौन होगा जो कांग्रेस की कमान संभालेगा, क्योंकि दोनों ही उम्मीदवार की किस्मत अब बैलेट बॉक्स में कैद हो गई है। अब इंतजार है 19 अक्टूबर की तारीख का, जब दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में इन वोटों की गिनती होगी और फिर पता चलेगा कि कांग्रेस का अगला मुखिया कौन होगा। पिछले 24 वर्षों में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का जो दायित्व था वो गांधी परिवार के पास ही था। पहले सोनिया गांधी लगातार अध्यक्ष रही, फिर 2017 से लेकर के 2019 तक राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और उसके बाद एक बार फिर से सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं। पहली मर्तबा पिछले 24 सालों में ऐसा होगा कि गांधी परिवार से अलग कोई कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, जिसके लिए आज चुनावी प्रक्रिया पूरी हो गई है और इसकी मतगणना 19 अक्टूबर को होगी। लेकिन सोमवार को पूरे दिन कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर हलचल रही।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और तमाम कांग्रेसी नेताओं ने और करीब 9300 डेलीगेट्स ने अध्यक्ष पद के लिए वोट किया, जिसके लिए देश भर में 36 मतदान केंद्र और 67 बूथ बनाए गए थे। बाहर से है लेकिन कांग्रेस का है, हम लोग को मतलब पार्टी से है, कांग्रेस है। और जो है सबसे अच्छी बात है कि सारे लोग यहाँ पे आए, सबको चुनने का मौका मिला है और सारे लोग अपनी सहभागिता कर रहे हैं। हम लोग के लिए उत्साह का जो है दिन है। ये इस बिल्डिंग में जो आज हो रहा है, ये आंतरिक लोकतंत्र, देश की सबसे बड़ी पार्टी का ये आपके सामने नज़ारा है कि इसके अंदर आंतरिक लोकतंत्र जिंदा है और ये देश के लोकतंत्र को बचाने की बात करती है। और जिस तरीके से अनर्गल आरोप हम पर गढ़े जाते रहे हैं, जो गैर कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं कि वहाँ लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र का आज आपको नजर आ रहा है कि किस उत्साह के साथ लोग भागीदारी अपनी सुनिश्चित कर रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि इस लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ेगा, क्योंकि नतीजा आने से पहले ही कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत का दावा कर दिया है। अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया कहीं जिंदा है तो वो कांग्रेस में। क्या भाजपा में आप ये दृश्य देख सकते हैं अध्यक्ष के चुनाव में राष्ट्रीय? तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यहाँ जो चुनाव हुआ वो बहुत ही मित्रतापूर्ण वातावरण में लोकतांत्रिक ढंग से हुआ। इसी से साफ है कि कोई कंप्लेन नहीं है, 90% मतदान हुआ। वो सबसे बड़ी बात यह है कि आज वो डर गए हैं। जिस तरह से राहुल गांधी जी को जन समर्थन मिल रहा है भारत जोड़ो यात्रा में, कश्मीर से लेकर के अभी तक वो जहाँ तक आंध्र प्रदेश तक पहुँचे हैं, जिस तरह का समर्थन मिला है, अपार जन समर्थन मिला है, हर वर्ग का, हर जात का, हर समुदाय का समर्थन मिला है। लेकिन जो भी ये चुनाव जीतेगा उसके लिए अध्यक्ष पद का ताज कांटों भरा होगा, क्योंकि जिस उत्तर प्रदेश से दिल्ली की सत्ता तय होती है, उस यूपी में कांग्रेस पिछले 33 साल से सत्ता से बाहर है। वहीं हिंदी बेल्ट में कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर होती जा रही। पार्टी के पुराने दिग्गज नेता या तो पार्टी छोड़ चुके हैं या छोड़ने की तैयारी में हैं। वहीं एक सवाल ये भी है कि जो अध्यक्ष बनेगा क्या उसे फ्री हैंड मिलेगा या फिर बिना अध्यक्ष बने ही कांग्रेस में राहुल गांधी का कद सबसे बड़ा होगा, क्योंकि सच तो यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद शुरू से ही गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमता रहा। पिछले 22 साल से चुनाव नहीं हुआ और अब जब राहुल गांधी ने अध्यक्ष बनने के लिए मना कर दिया तब जाकर चुनाव हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।